कल्पना कीजिए एक तरफ पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई अंतरिक्ष से एक मिसाइल वापस नीचे आ रही है और हवा में ही कई अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। बिल्कुल, हवा में बंटकर हजारों किलोमीटर दूर एक साथ कई अचूक निशाने लगा रही है। और ठीक उसी वक्त देखिए, दुनिया के दूसरे छोर पर कैरेबियन सागर के एक छोटे से देश में कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की खरीदारी के लिए एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। वो पेमेंट सिस्टम जिसे भारत के इंजीनियरों ने बनाया है। हाँ, तो पहली नजर में एक महाविनाशक हथियार और एक फोन का पेमेंट ऐप, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। मतलब इनका कोई मेल ही नहीं है। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। सही कहा। तो श्रोतों के आज के हमारे इस पुलिंदे में हम एक बहुत ही आक्रामक और सोची समझी रणनीति को डिकोड करने जा रहे हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे कोई राष्ट्र एक ही समय पर अपनी सैन्य ताकत, अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और देश के भीतर की दशकों पुरानी जटिल व्यवस्थाओं को एक साथ बदल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना वाकई बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम इन चीजों को अलग अलग बॉक्स में रख के देखते हैं। जी। जैसे रक्षा को अलग बॉक्स में डाल दिया, पर्यावरण को अलग और तकनीक को अलग। हाँ, हम चीजों को बांट देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं। ये पैटर्न बताता है कि जब वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की बात आती है तो सिर्फ सैन्य ताकत काफी नहीं होती और सिर्फ मीठी कूटनीति से भी काम नहीं चलता। दोनों का संतुलन चाहिए होता है। इन दोनों का एक बहुत ही सटीक संतुलन चाहिए। तो अगर हम इस संतुलन के सबसे आक्रामक हिस्से यानी हार्ड पावर से अपनी चर्चा को शुरू करें तो हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने जो मिशन दिव्यास्त्र को अंजाम दिया है वो एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उन्नत अग्नि मिसाइल का जो परीक्षण हुआ वो सिर्फ एक आम परीक्षण नहीं था, है ना? एकदम सही, क्योंकि इस बार जो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। स्रोतों में इस तकनीक का नाम MIRV बताया गया है, जिसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल। MIRV, ये सुनने में जितना तकनीकी लगता है, इसका काम करने का तरीका उतना ही खतरनाक है। सुनने वालों के लिए अगर मैं इसे एक स्मार्ट डिलीवरी ट्रक के उदाहरण से समझाऊं तो शायद ये ज्यादा आसानी से समझ आएगा। स्मार्ट डिलीवरी ट्रक? अच्छा, ये दिलचस्प है, बताइए। देखिए, पुरानी पीढ़ी की मिसाइलों को हम एक साधारण ट्रक की तरह सोच सकते हैं। वो ट्रक एक पते पर जाता है और अपना सारा सामान बस एक ही जगह उतार देता है। मतलब एक मिसाइल, एक निशाना। सही बात है। लेकिन ये जो MIRV तकनीक है, ये एक बेहद स्मार्ट ट्रक है। ये उड़ान भरता है, अंतरिक्ष की कक्षा में जाता है और जब वापस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो रास्ते में अलग अलग पतों पर, यानी अलग अलग भौगोलिक लक्ष्यों पर, हाँ, अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से कई सारे हथियार या जिन्हें वॉरहेड कहते हैं वो सटीक रूप से गिरा सकता है। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। लेकिन इसके पीछे का जो रणनीतिक कारण है वो और भी गहरा है। अच्छा, वो कैसे? सवाल ये है कि आखिर इस जटिल तकनीक की जरूरत ही क्या है? असल में आज के दौर में दुश्मन देश बहुत ही उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रडार वाली प्रणालियां। बिल्कुल। जब एक सामान्य मिसाइल आती है तो उनका रडार उसे पकड़ लेता है और उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ देता है। तो मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। सही कहा। लेकिन जब एक MIRV मिसाइल अंतरिक्ष से वापस लौटती है और अचानक 4 या 6 अलग अलग दिशाओं में डमी और असली वॉरहेड छोड़ना शुरू कर देती है तो सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली का रडार भी भ्रमित हो जाता है। क्या बात है! मतलब कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, कंप्यूटर ये तय नहीं कर पाता कि किस लक्ष्य को पहले रोके और किसे छोड़े। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मारक क्षमता बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि दुश्मन के रक्षा कवच को पूरी तरह से बेबस कर देने की तकनीक है। स्रोतों में इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की परमाणु निवारक क्षमता या डिटरेंस के लिए एक गेम चेंजर बताया गया है। बिल्कुल, डिटरेंस या निवारक क्षमता का पूरा मनोविज्ञान इसी बात पर टिका होता है कि आपके दुश्मन को यकीन हो जाए कि अगर उसने हमला किया तो आपका पलटवार इतना घातक होगा जिससे वो किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाएगा। और MIRV तकनीक इसी मनोवैज्ञानिक बढ़त को सुनिश्चित करती है। एकदम सही। मैं इस स्वदेशी उपलब्धि को मानती हूँ, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। कोई भी देश
चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आज के एआई और रोबोटिक्स के युग में हर हथियार अपने बंद कमरों में अकेले नहीं बना सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रक्षा नवाचार अब एक ओपन सोर्स और सहयोगात्मक मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल का जिक्र है जो इसी ओर इशारा करती है, काइंड एक्स। काइंड एक्स? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक कदम है। इसका मतलब है कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर। अगर हम इसके ढांचे को देखें तो ये दक्षिण कोरिया की रक्षा खरीद संस्था यानी DAPA और भारत के डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO की एक संयुक्त पहल है। तो ये सिर्फ हथियारों की पारंपरिक खरीद फरोख्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भविष्य की युद्ध तकनीक के संयुक्त विकास का एक मंच है। देखिए, स्रोतों के अनुसार ये कोई पहला प्रयोग नहीं है। भारत पहले ही अमेरिका के साथ इंडस एक्स और फ्रांस के साथ फ्रिंड एक्स चला रहा है। तो फिर दक्षिण कोरिया के साथ इस नए गठजोड़ में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है? इसका जवाब दक्षिण कोरिया की तकनीकी विशेषज्ञता में छिपा है। काइंड एक्स का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों पर है। और साउथ कोरिया इनमें काफी आगे है। बहुत आगे है। विशेषकर सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स में वे दुनिया के अग्रणी देशों में से हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पहले से ही एक बहुत ही सफल रक्षा साझेदारी का इतिहास रहा है। हाँ, जैसे वो K9 वज्र तोप। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे भारत की L&T और दक्षिण कोरिया की हनवा एरोस्पेस ने मिलकर तैयार किया है। सच में ये परियोजना दिखाती है कि कैसे विदेशी तकनीक को मेक इन इंडिया के तहत लाकर न सिर्फ स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी जगह बनाई जा सकती है। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। यानी हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे हैं, हम उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जहां भविष्य के हथियार डिजाइन किए जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ से अगर हम थोड़ा पीछे हटें और एक व्यापक तस्वीर देखें तो कूटनीति केवल हथियारों और रडार तक सीमित नहीं होती। हाँ, उसका दायरा बहुत बड़ा है। वैश्विक मंच पर नेतृत्व स्थापित करने के लिए आपको उन मुद्दों पर भी आगे आना पड़ता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पर्यावरण। हमारे दस्तावेजों में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का विस्तार से उल्लेख है। यह रक्षा गठबंधनों से एकदम अलग है। यह इकोलॉजिकल लीडरशिप यानी पारिस्थितिक नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण है। भारत के नेतृत्व में 1 से 3 जून तक 95 देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। 95 देश, ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। ये दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर और स्नो लियोपार्ड शामिल हैं, उनके संरक्षण पर केंद्रित हैं। और कूटनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जीत ये है कि सऊदी अरब जैसे देश ने भी इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण अब सिर्फ कुछ पश्चिमी देशों का एजेंडा नहीं रह गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? स्रोतों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चीन का इस गठबंधन में शामिल होना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसके नियमों को देखें तो इस गठबंधन में शामिल होने वाले देशों पर कोई बहुत बड़ा या अनिवार्य वित्तीय बोझ नहीं डाला गया है। हाँ, ऐसा कोई सख्त आर्थिक नियम नहीं है। फिर भी चीन जैसी बड़ी वैश्विक शक्ति जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, वो पर्यावरण के इस इतने बड़े मोर्चे से बाहर क्यों रहना चाहेगी? क्या ये सिर्फ भारत के नेतृत्व को नकारने की एक राजनीतिक चाल है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कूटनीति अंततः देशों की जमीनी और जनसांख्यिकीय हकीकतों से तय होती है। मतलब अगर हम स्वतंत्र डेटा का विश्लेषण करें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3167 बंगाल टाइगर हैं। भारत के पास इन जीवों के संरक्षण का एक विशाल बुनियादी ढांचा है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके विपरीत चीन की पारिस्थितिकी वास्तविकता बिल्कुल अलग है। स्वतंत्र आकलनों के अनुसार चीन में अब केवल 50 से 70 जंगली अमोर टाइगर ही बचे हैं। सिर्फ 50 से 70? बाप रे! हाँ, और उनका दायरा भी मुख्य रूप से रूस से सटी उत्तर पूर्वी सीमा तक ही सिमट कर रह गया है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि संरक्षण का जो पैमाना, ये प्राथमिकता भारत के लिए है, वो चीन के लिए मौजूद ही नहीं है। ठीक ही बात है। जब आपके पास बचाने के लिए उस स्तर की वन्यजीव आबादी ही नहीं है,
तो ऐसे किसी वैश्विक गठबंधन में बहुत अधिक ऊर्जा या संसाधन लगाना चीन की घरेलू नीतियों के हिसाब से शायद उतना फायदेमंद नहीं माना जाता है। समझ गई। ये हमें सिखाता है कि कैसे देशों के भीतर का भूगोल और पर्यावरण उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्वरूप को निर्धारित करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है कि कूटनीति केवल राजनीतिक विचारों से नहीं बल्कि भूगोल से भी प्रभावित होती है। बिल्कुल। और अगर भूगोल की बात चल ही रही है तो कूटनीति का एक और स्वरूप है जो भूगोल की सीमाओं को तोड़ते हुए इतिहास और तकनीक को आपस में जोड़ रहा है। मैं यहाँ त्रिनिदाद और टोबैगो की बात कर रही हूँ। हाँ, कैरिबियन देश। हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिबियन देश के भारतीय प्रवासी समुदाय को वर्चुअली संबोधित किया। और अगर हम भूगोल के नजरिए से देखें तो ये देश बहुत ही खूबसूरत है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और यहाँ नॉर्दर्न रेंज में माउंट एरिपो जैसी पहाड़ियां हैं। और शायद दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक डामर झील भी वहीं है। हाँ, लाब्रेया में स्थित पिच लेक और कैरोनी और ओरोटोवेर जैसी प्रमुख नदियां भी हैं वहाँ। ये एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक संदर्भ है। वर्ष 2025 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के 180 साल पूरे होने जा रहे हैं। हाँ। वो है गिरमिटिया मजदूरों का आगमन। सुनने वालों के लिए इस इतिहास को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए, 1830 के दशक से लेकर 1900 की शुरुआत तक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से लाखों भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कैरेबियन, मॉरिशस और फिजी जैसे सुदूर इलाकों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था, एक अनुबंधीय एग्रीमेंट के तहत। बिल्कुल। और उसी अग्रीमेंट शब्द के अपभ्रंश से ये गिरमिटिया शब्द बना। 180 साल पहले जो लोग मजदूरी करने वहां गए थे, आज उनकी छठी पीढ़ी त्रिनिदाद और टोबैको में एक संपन्न जीवन जी रही है। और भारत ने अब इस छठी पीढ़ी को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड देने की घोषणा की है। ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी का ये कदम सांस्कृतिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्रोतों में जो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है वो इस ऐतिहासिक रिश्ते को भविष्य की तकनीक से जोड़ता है। त्रिनिदाद और टोबैको पूरे कैरिबियन क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI प्रणाली को अपना लिया है। और ये बात सच में बहुत बड़ी है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात से होती है। हम सिर्फ 180 साल पुराने दर्द और इतिहास को साझा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के सबसे उन्नत डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को निर्यात कर रहे हैं। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं रही, ये फिनटेक डिप्लोमेसी का एक बहुत ही स्मार्ट रूप है। एकदम सही। इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों पर कैसे पड़ेगा? इसका असर बहुत ही व्यावहारिक और दूरगामी होगा। UPI के वहां लागू होने से सीमा पार लेन देन यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की लागत और समय दोनों में भारी कमी आएगी। तो पैसे भेजना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सोचिए, एक व्यवस्था जो भारत के Tier 3 शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ती है, वही व्यवस्था अब हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन देशों में रहने वाले प्रवासियों को बिना किसी जटिल बैंकिंग प्रक्रिया के भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजने में सक्षम बनाएगी। क्या बात है! ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे नया और शायद सबसे प्रभावी हथियार है। ये सब देखकर एक बात तो तय है कि भारत का डिजिटल सिस्टम विदेशों में अपना लोहा मनवा रहा है। लेकिन बाहर की दुनिया में झंडे गाड़ना एक बात है और अपने खुद के देश के सबसे पुराने, जटिल और फाइलों के बोझ तले दबे संस्थानों को सुधारना बिल्कुल दूसरी बात। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। आप न्यायपालिका की बात कर रही हैं ना? हाँ। अगर हम भारत की न्यायपालिका की बात करें जो अपनी धीमी प्रक्रियाओं के लिए जानी जाती है, तो वहाँ क्या बदलाव हो रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि इसी घरेलू व्यवस्था को अपडेट करने का काम अब शुरू हो गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा 2 बहुत ही परिवर्तनकारी डिजिटल पहलें शुरू की गई हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं? एक है वन केस वन डेटा यानी OCOD और दूसरी है सुसहाय AI चैटबॉट। मैं जानना चाहूंगी कि ये वन केस वन डेटा यानी OCOD असल में काम कैसे करेगा, क्योंकि भारत की अदालतों का ढांचा इतना विशाल है कि इसे एक साथ जोड़ना लगभग असंभव लगता है। ये असंभव सा दिखने वाला काम ही इसका मुख्य लक्ष्य है।
ओसीओडी का विजन ये है कि सबसे निचले स्तर यानी तालुका कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालयों और अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पूरे न्यायिक प्रशासन को एक ही डेटाबेस में पिरो दिया जाए। तो अभी क्या होता है? वर्तमान में होता ये है कि जब कोई मामला निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाता है तो फाइलों का अंबार, डेटा की प्रविष्टियां और पूरी कागजी कार्रवाई नए सिरे से होती है। अरे ये तो बहुत समय लेता होगा। बिल्कुल। ओसीओडी इस प्रक्रिया को खत्म कर देगा। एक बार किसी मामले का जो डेटाबेस बन गया, वो न्यायपालिका के हर स्तर पर मौजूद रहेगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि पारदर्शिता भी कई गुना बढ़ जाएगी। और ये जो दूसरा टूल है सुसहाय एआई चैटबॉट, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अक्सर सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स दिमाग में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसी सदियों पुरानी परंपराओं वाली संस्था में एआई का प्रवेश एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ, सुसहाय का काम है न्याय प्रक्रिया को आम इंसान की भाषा में समझाना। देखिए, भारत में कानूनी भाषा इतनी जटिल है कि एक आम वादी या लिटिगेंट अपने ही केस की स्थिति को समझ नहीं पाता। हाँ, वो वकीलों पर ही निर्भर रहता है। सही कहा। ये एआई चैटबॉट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जुड़ा होगा और आम नागरिक आसान भाषा में अपने केस की स्थिति, फाइलिंग की प्रक्रिया और अदालत की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये बहुत ही शानदार विचार है। तकनीक जटिल डेटा को सुलझा सकती है, फाइलों का बोझ कम कर सकती है और यहाँ तक कि आम इंसान के लिए कानूनी भाषा को भी डिकोड कर सकती है। लेकिन तकनीक की भी एक सीमा होती है। वो कैसे? जब सिस्टम का सॉफ्टवेयर किसी डेटा की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी और राजनीतिक जटिलताओं की वजह से अटक जाए, तब क्या होता है? और यहीं से हम आज के अपने सबसे दिलचस्प और अंतिम विषय पर आते हैं, त्रिशंकु विधानसभा, जिसे हंग असेंबली भी कहते हैं, और राज्यपाल की भूमिका। ये एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहां डेटा या एआई काम नहीं आते, बल्कि संविधान के लिखे हुए नियम और उन नियमों की व्याख्या काम आती है। बिल्कुल। इस विषय पर गहराई में जाने से पहले सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, दल या हालिया घटनाक्रम का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल उन संवैधानिक प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का विश्लेषण करना है जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले इस त्रिशंकु विधानसभा के गणित को समझते हैं। जब चुनाव होते हैं और किसी भी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा नहीं मिलता, तो वो विधानसभा त्रिशंकु हो जाती है। हाँ, जैसे मान लीजिए 234 सीटों वाली विधानसभा है, तो बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए होंगी। अगर किसी को 118 ना मिले तो वो त्रिशंकु विधानसभा है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है ना? त्रिशंकु स्थिति में संविधान राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। इन शक्तियों का इस्तेमाल वे कैसे करते हैं? इन शक्तियों का इस्तेमाल वे बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह के कर सकते हैं। उन्हें ये तय करना होता है कि मौजूदा हालात में कौन सा दल या समूह सदन में बहुमत साबित करने में सक्षम होगा और एक स्थिर सरकार दे पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी एक व्यक्ति को इतनी बड़ी विवेकाधीन शक्ति दी जाती है तो उसके दुरुपयोग या पक्षपात के आरोप लगना स्वाभाविक है। हाँ, विवाद तो होते ही हैं। इसी विवाद को सुलझाने के लिए हमारे स्रोतों में दो महत्वपूर्ण आयोगों, 1987 के सरकारिया आयोग और 2010 के पुंछी आयोग की सिफारिशों का जिक्र है। इन दोनों आयोगों ने एक बहुत ही स्पष्ट प्राथमिकता क्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस निर्धारित किया है, ताकि राज्यपाल का निर्णय मनमाना न लगे और एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन हो। मैं इस प्राथमिकता क्रम को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। बताइए। आयोग की सिफारिशों के अनुसार सबसे पहली प्राथमिकता उस गठबंधन को दी जाती है जो चुनाव से पहले यानी प्री पोल अलायंस बना हो। बिल्कुल। लेकिन अक्सर चुनाव के बाद कोई सबसे बड़ी एकल पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी तो उभर कर आती है। तो सबसे बड़ी पार्टी को छोड़कर चुनाव से पहले बने गठबंधन को पहली प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्या ये अनुचित नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका कारण ये है कि चुनाव पूर्व गठबंधन जनता के सामने एक साझा वादे और साझा नेतृत्व के साथ वोट मांगने जाता है। मतलब उन्होंने एक टीम के रूप में चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। अगर वे मिलकर बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं तो सैद्धांतिक रूप से जनता का जनादेश उसी गठबंधन को मिला है, इसलिए उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये तर्क समझ आता है।
और अगर ऐसा कोई चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत तक नहीं पहुंच पा रहा हो, तब दूसरी प्राथमिकता किसे मिलती है? तब बारी आती है उस सबसे बड़े अकेले दल की, जो भले ही बहुमत से दूर हो, लेकिन निर्दलीय विधायकों या अन्य छोटे दलों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर सके। और मान लीजिए ये भी विफल हो जाए, कोई एक दल समर्थन नहीं जुटा पा रहा है, तब क्या विकल्प बचता है? तीसरी प्राथमिकता में उस गठबंधन को बुलाया जाता है जो चुनाव के बाद यानी पोस्ट पोल अलायंस बना हो और जिसमें शामिल सभी दल सरकार का हिस्सा बनने यानी मंत्री पद लेने के लिए तैयार हो। अच्छा, और अगर ये भी संभव ना हो? तो चौथी और अंतिम प्राथमिकता उस चुनाव बाद बने गठबंधन को मिलती है जहां कुछ दल सरकार में शामिल होते हैं और कुछ बाहर से सिर्फ समर्थन देते हैं। इस पूरे क्रम को देखने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, ये क्रम सिर्फ एक सूची नहीं है, ये एक संवैधानिक एल्गोरिदम है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हर हाल में राज्य को एक स्थिर सरकार मिले और विधायकों की खरीद फरोख्त को कम से कम किया जा सके। यह बिल्कुल सही आकलन है। इन दिशा निर्देशों का अस्तित्व ही इसलिए है ताकि लोकतंत्र के सबसे कमजोर और संवेदनशील क्षणों में जब कोई स्पष्ट विजेता न हो, तब भी व्यवस्था नियमों के अनुसार चले, न कि किसी व्यक्ति के मनमाने फैसलों से। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने भारत नाम के इस विशाल सिस्टम के अलग-अलग पहलुओं को खंगाला। हमने देखा कि कैसे AMIRV मिसाइल तकनीक रक्षा के क्षेत्र में हमारी निवारक क्षमता को अजेय बना रही है और कैसे काइंड एक्स जैसी साझेदारियां हमें भविष्य के हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला मिला रही हैं। और पर्यावरण के मोर्चे पर बाघों के संरक्षण के बहाने हमने कूटनीति की प्राथमिकताओं को भी समझा। बिल्कुल। फिर हमने कैरेबियन सागर के पार 180 साल पुराने इतिहास को आज की उन्नत UPI तकनीक से जुड़ते हुए देखा। और इसके साथ ही हमने अपने घरेलू संस्थानों के आधुनिकरण पर भी नजर डाली, चाहे वो न्यायपालिका में AI और OCOD का इस्तेमाल हो, जो सदियों पुरानी फाइलों को डेटा में बदल रहा है, या फिर त्रिशंकु विधानसभा जैसी जटिल स्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए हमारे आयोगों के स्पष्ट दिशा निर्देश। हाँ, ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रही हैं जो बाहर से मजबूत और भीतर से पारदर्शी होने की कोशिश कर रही है। और इसी मोड़ पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे तकनीक, चाहे वो सुसहाय AI हो या वन केस वन डेटा का इंटीग्रेटेड सिस्टम, हमारे सबसे जटिल न्यायिक डेटा और प्रक्रियाओं को सुलझा रही है। तकनीक हर जगह निष्पक्षता और सटीकता लाने का दावा करती है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति है। त्रिशंकु विधानसभा में जब हालात उलझते हैं तो हमें सरकारिया और पुंछी आयोग जैसे मानवीय दिशा निर्देशों और राज्यपाल के मानवीय विवेक पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां हमेशा विवाद की गुंजाइश बनी रहती है। तो क्या भविष्य में कभी ऐसा वक्त आ सकता है जब ऐसी जटिल और संवेदनशील राजनीतिक स्थितियों को सुलझाने के लिए भी किसी पूरी तरह से निष्पक्ष डेटा संचालित तकनीक या AI का सहारा लिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या कोई एल्गोरिदम ये तय कर पाएगा कि किस गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, या फिर इंसानी राजनीति की इन गहरी उलझनों में राज्यपाल का मानवीय विवेक और इंसानी फैसला ही हमेशा हमारे लोकतंत्र का अंतिम रक्षक बना रहेगा? क्या तकनीक राजनीति की जगह ले सकती है या राजनीति हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहेगी? इसी सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।